तकरीबन 70 साल तक टाइटैनिक अटलांटिक ओशन की सर्द, अंधेरी और पुरस्रार गहराइयों में गुम रहा। जिस रात ये डूबा उसके बाद किसी ने इसे दोबारा नहीं देखा, ना कोई निशान, ना कोई सुराग। ये सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज नहीं रहा था, बल्कि एक अफसाना बन चुका था, एक ऐसा राज जिसे दुनिया 70 साल तक न समझ सकी। सालों तक एक्सप्लोरर्स ने इसे तलाश किया, लेकिन समुंदर ने यह राज अपने सीने में छुपाए रखा। फिर आया साल 1985 और सब कुछ बदल गया, जब एक सीक्रेट मिशन पर निकली एक टीम ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका ख्वाब दुनिया बरसों से देख रही थी। उन्होंने टाइटैनिक को ढूंढ निकाला। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन बात है, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उसने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था करीब मौजूद जहाज कारपैथिया को। इसी जहाज ने लाइफ बोट्स में बैठे कई लोगों की जान भी बचाई थी। तो सवाल ये है कि अगर सिग्नल मौजूद था, कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे लास्ट नोन लोकेशन के, तो फिर टाइटैनिक को तलाश करने में 70 साल क्यों लग गए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, टाइटैनिक कोई आम जहाज नहीं था। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे जदीद जहाज था। लोग कहते थे ये कभी डूब ही नहीं सकता। इसमें हर वो सहूलत मौजूद थी, शानदार सीढ़ियां, खूबसूरत हॉल और उस वक्त का सबसे मॉडर्न डिजाइन। ये एक तैरता हुआ महल था जिसमें 2200 से ज्यादा पैसेंजर्स सवार थे। ये अपने पहले सफर पर निकलता है जो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ था। लेकिन फिर आती है वो रात, 14 अप्रैल 1912 रात 11:40 पर टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे पानियों में एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में वो जहाज, जिसे लोग कहते थे ये कभी डूब ही नहीं सकता, समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाता है। इसके साथ ही 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यह हादसा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। हर अखबार में यही खबर थी, कहीं बहादुरी की बातें थीं और कहीं खौफ और भगदड़ का जिक्र था। हर तरफ बस टाइटैनिक के चर्चे थे। जब 1912 में टाइटैनिक डूबा तो उस वक्त पहला सवाल ये नहीं था कि वो कहाँ है, बल्कि असल सवाल ये था कि उसे वापस कैसे ऊपर लाया जाए। क्योंकि डिस्ट्रेस सिग्नल के जरिए उसकी आखिरी लोकेशन का अंदाजा तो लग ही चुका था, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त यानी 1912 में ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जो 3000 मीटर यानी तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे समुद्र की तह तक पहुंच सके। टेक्नोलॉजी को एडवांस होने में कई साल लग गए। जब सोनार और गहरे समुद्र में जाने वाली खास मशीनें, जिन्हें सबमर्सिबल कहा जाता है, बनाई गईं, तब जाकर इंसान ये सोचने के काबिल हुआ कि टाइटैनिक को तलाश कैसे किया जाए। 1953 में हादसे के तकरीबन 40 साल बाद जेसन बेजली ने पहली बार सीरियसली फैसला किया कि वो टाइटैनिक की आखिरी लोकेशन पर जाकर उसे तलाश करेगा। अगरचे इनके पास टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल से हासिल शुदा कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे, लेकिन असल में जिस एरिया में तलाश करनी थी वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वजह यह थी कि डिस्ट्रेस कॉल्स टाइटैनिक के डूबने से तकरीबन 2 घंटे पहले की गई थी। समुद्री लहरें जहाज को उस जगह से कहीं दूर ले जा चुकी होंगी। और जब बात हो अटलांटिक ओशन जैसे बड़े समुद्र की, तो इस अंधेरे में एक डूबे हुए जहाज को तलाश करना ऐसा ही था जैसे समुद्र की तह में सुई तलाश करना। बेजली ने टाइटैनिक की बताई गई जगह के करीब डायनामाइट फेंके। उनका प्लान ये था कि धमाके की आवाजें समुद्र की तह तक पहुंचकर वापस आएंगी और उनमें से एक मैप बनेगा जिससे समुद्र की तह का अंदाजा लगाया जा सकेगा। यह तरीका दरअसल सोनार मैपिंग की एक इब्तिदाई कोशिश थी। बहुत सादा, लेकिन अफसोस ये तरीका इतना ठीक नहीं था और आखिर में बेजली को कुछ भी नहीं मिला। बेजली की इस नाकाम कोशिश के तकरीबन 20 साल बाद एक मरीन जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक को तलाश करने का इरादा किया। अक्टूबर 1977 रॉबर्ट एल्कोआ कॉर्पोरेशन के जहाज सी प्रोब के साथ टाइटैनिक की तलाश में निकला, जिसमें एक लंबी ड्रिल पाइप लगी हुई थी और उसके एंड पर सोनार और कैमरे अटैच थे। यह सिस्टम इतना जदीद था कि समुद्र की तह से चीजें एक रोबोटिक पंजे की मदद से उठा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से यह मिशन शुरू होते ही नाकाम हो गया। ड्रिल पाइप दरमियान से टूट गई और 3000 फुट लंबा पाइप, साथ ही $6 लाख, जो कि आज के हिसाब से $35 लाख बनते हैं, का कीमती सोनार और कैमरों वाला सामान समुद्र की गहराई में गिर गया। फिर 1970s के लास्ट में टेक्सास का एक अमीर शख्स जैक ग्रिम, जिसे टाइटैनिक की तलाश का जुनून था, इस राज को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जैक इस किस्म का आदमी था जो हर गैर मामूली चीज के पीछे लग जाता था।
और अब उसका ये नया ख्वाब था कि दुनिया का सबसे मशहूर डूबा हुआ जहाज तलाश करके तारीख में अपना नाम बनाना। अगरचे जैक ग्रीन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी जो टाइटैनिक को ढूंढने के लिए चाहिए थी। इसलिए उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लामोर्ट जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी के साथ पार्टनरशिप की और उनकी डिवाइसेस और साइंटिस्ट तक एक्सेस हासिल करने के लिए $3 लाख तक की फंडिंग दे दी। उनका प्लान ये था कि साइड स्कैन सोनार यूज करें ताकि समुंदर की तह में छुपी हुई चीजों का पता लगाया जा सके। ये एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड वेव्स के जरिए ओशन फ्लोर की मैपिंग करती है। अगर समुंदर की तह में कोई अनयूजुअल चीज होती तो वो फौरन डिटेक्ट हो जाती। अगर किसी जगह कुछ सस्पिशियस नजर आता तो फिर मैग्नेटोमीटर यूज किया जाता ताकि ये पता लग सके कि वहां कोई मेटल ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं। लेकिन इनका यह सफर आसानी से शुरू नहीं हो सका, क्योंकि जैक ग्रीन जो हमेशा शोबाजी पसंद करता था अपने साथ एक बंदर भी ले आया जिसका नाम टाइटन था। उसका दावा था कि यह बंदर नक्शे पर उंगली रखकर टाइटैनिक की जगह बता सकता है। साइंटिस्ट ये सब देखकर गुस्से में आ गए और उन्होंने धमकी दी कि अगर ये मजाक बंद ना हुआ तो वो काम छोड़ देंगे। आखिरकार ग्रिम ने बंदर को पीछे छोड़ने में रजामंदी जाहिर की और यूं बिलाखिर एक्सपीडिशन का आगाज हो गया। उन्होंने टाइटैनिक की डिस्ट्रेस कॉल से लिए गए कोऑर्डिनेट्स के आसपास के एरिया को स्कैन करना शुरू कर दिया और ओशन फ्लोर का मैप बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। साइंटिस्ट को शक हुआ कि शायद जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं ये ठीक नहीं है। मुमकिन है कि डिस्ट्रेस कॉल के वक्त टाइम जोन की कोई गलती हुई हो। इसका मतलब ये था कि टाइटैनिक का असल मलबा शायद उस जगह से किसी दूसरी तरफ मौजूद हो। टीम ने दोबारा तलाश शुरू की। इस बार सोनार को समुंदर के अंदर एक लाइन में खींचते हुए बार बार एक ही एरिया को स्कैन किया गया, लेकिन प्रॉब्लम इतने थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनका मैग्नेटोमीटर खराब हो गया था और फिर मौसम भी खराब हो गया, जिसने तलाश को और मुश्किल बना दिया। इसके बावजूद जैक ग्रिम ने जोर दिया कि मिशन जारी रखा जाए। आखिरकार टीम ने 14 पॉसिबल लोकेशंस आइडेंटिफाई की, मगर टाइम खत्म हो चुका था और वो इन्हें एक्सप्लोर नहीं कर सके। लेकिन जैक ग्रिम अगले साल दोबारा लौटा, इस बार बेहतर इक्विपमेंट के साथ। एक एक करके उन स्पॉट्स को चेक किया गया और हर बार सामने आई सिर्फ रॉक्स। टाइटैनिक का कोई निशान नहीं मिला। फिर आखिरी दिन जब टीम एक कैमरा स्लेट के जरिए समुद्र की तह की तस्वीरें ले रही थी तो अचानक उन्हें एक अजीब सी प्रोपेलर जैसी शक्ल दिखाई दी। जैक ग्रिम को पूरा यकीन हो गया था कि ये टाइटैनिक का ही कोई हिस्सा है, लेकिन एक बार फिर टाइम कम पड़ गया और वो इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की मजीद जांच नहीं कर सके। जब जैक ग्रिम 1983 में तीसरी बार तलाश के लिए वापस आया तो वो अजीबोगरीब चीज दोबारा कभी नजर नहीं आई। आज तक एक्सपर्ट इस पर बहस करते हैं कि क्या वो वाकई टाइटैनिक का कोई हिस्सा था या कोई रॉक थी। वो जो भी था, मगर टाइटैनिक जैक ग्रिम के हाथ ना आया। दूसरी तरफ पहली बार नाकाम होने के बावजूद रॉबर्ट बेलार्ड ने हार नहीं मानी। जैक ग्रिम की तरह रॉबर्ट के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास एक और चीज थी और वो थे यूएस नेवी के साथ रिलेशन। रॉबर्ट ने यूएस नेवी को एक नई डीप सी मशीन बनाने की प्रपोजल दी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक दिन टाइटैनिक को तलाश करने में मदद दे सकती थी। नेवी को टाइटैनिक में खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रॉबर्ट की एडवांस टेक्नोलॉजी उनकी अटेंशन जरूर हासिल करने में कामयाब हो गई। तो नेवी ने एक शर्त के साथ उसकी मदद करने पर रजामंदी जाहिर की। पहले उसे उनका एक सीक्रेट मिशन कंप्लीट करना होगा। ये कोल्ड वॉर का दौर था और 2 अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन्स यूएसएस थ्रेशर और यूएसएस स्कॉर्पियन अटलांटिक ओशन में डूब चुकी थी। नेवी चाहती थी कि रॉबर्ट इनके मलबे को ऑब्जर्व करे और देखे कि कहीं वहां से रेडिएशन तो लीक नहीं हो रही, मगर ये सब कुछ इतने सीक्रेट तरीके से होना था कि सोवियत यूनियन को खबर तक न हो। रॉबर्ट की टीम ने आर्गो नामी एक मशीन बनाई। 1984 में कहा गया कि आर्गो को टाइटैनिक की तलाश के लिए टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में रॉबर्ट नेवी की डूबी हुई सबमरीन्स का मलबा स्कैन कर रहा था। इसी दौरान रॉबर्ट ने एक अहम बात नोट की कि जब ये सबमरीन्स डूबी तो अंदर से इम्प्लोड हो चुकी थी और उनके पुर्जे एक लंबी लाइन की सूरत में समुद्र में फैल चुके थे। भारी पुर्जे मलबे के करीब और हल्के बहुत दूर तक बिखरे हुए थे। यही वो लम्हा था जब रॉबर्ट को ख्याल आया कि टाइटैनिक को ढूंढने की बजाय उसके टूटे हुए टुकड़ों को तलाश करना चाहिए और फिर इन टुकड़ों से उसके मलबे तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये आइडिया आजमाने से पहले रॉबर्ट को नेवी का मिशन कंप्लीट करना था और फिर रॉबर्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर नेवी की डूबी हुई सबमरीन्स को तलाश कर लिया। ये मिशन टाइटैनिक से मुतल्लिक तो नहीं था, लेकिन इसी तलाश ने रॉबर्ट को वो मौका दिया जिसके जरिए वो बाद में टाइटैनिक तक जा पहुंचा। फिर 1985 में रॉबर्ट एक और नेवी मिशन पर समुद्र की तरफ वापस गया। इस बार उसका मिशन था यूएसएस स्कॉर्पियन के रैक को मैप करना, लेकिन इस बार फर्क ये था कि मिशन कंप्लीट होने के बाद बाकी बचा हुआ टाइम वो टाइटैनिक की तलाश में लगा सकता था।
रॉबर्ट जानता था कि टाइम कम होगा, इसलिए उसने फ्रांस के मरीन रिसर्च सेंटर से पार्टनरशिप की, जिसको लीड कर रहे थे जीन लुई मिशेल। फिर दोनों ने मिलकर एक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक प्लान बनाया। पहले फेज में मिशेल की टीम सोनार मैपिंग के जरिए पूरे एरिया को स्कैन करेगी और पॉसिबल टारगेट्स को आइडेंटिफाई करेगी। फिर रॉबर्ट अपने लिमिटेड टाइम में सिर्फ उन जगहों पर तवज्जो देगा जहां कुछ खास नजर आएगा, यानी जहां टाइटैनिक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मिशेल ने तलाश का आगाज किया। समुद्र की तेज लहरें जहाज को सीधा चलने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी और स्कैनिंग में रुकावट आ रही थी। जब रॉबर्ट ने सर्च को ज्वाइन किया तो मिशेल की टीम को अभी तक कुछ नहीं मिल सका था और रॉबर्ट के पास सिर्फ 12 दिन बाकी थे। इससे पहले कि उसे वापस जाना पड़ता, रॉबर्ट ने एक नया प्लान बनाया, उस लेसन की बुनियाद पर जो उसने नेवी की सबमरीन्स के मलबे से सीखा था। इस बार वो टाइटैनिक को नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि उसके बिखरे हुए टुकड़ों की तलाश में था। रॉबर्ट ने अपनी सर्च लाइंस को पहले से ज्यादा डिस्टेंस पर रखा ताकि कम टाइम में ज्यादा एरिया कवर किया जा सके। इस बार रॉबर्ट ने सोनार की बजाय आर्गो के लाइव वीडियो फीड पर ज्यादा फोकस किया। आर्गो एक ऐसी जदीद मशीन थी जो समुद्र की तह की वीडियो कंट्रोल रूम की स्क्रीन तक पहुंचा सकती थी। क्रू शिफ्टों में मुसलसल काम करता रहा, हर वक्त उनकी नजरें मॉनिटर की स्क्रीन पर जमी रहती, इस उम्मीद के साथ कि किसी भी लम्हे टाइटैनिक का कोई निशान उनकी नजरों के सामने आ जाएगा। कई दिनों तक उन्हें सिर्फ वीरान समुद्र की तह नजर आती रही। वक्त तेजी से खत्म हो रहा था और टीम की परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात कुछ बदला। जो चीजें पहले आम पत्थर लगती थी वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के बनाए हुए टुकड़ों जैसी दिखने लगी। शुरू में तो कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे मंजर साफ होता गया ये वाज़ेह होने लगा कि ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि कुछ और था, ऐसा कुछ जो कुदरती नहीं लगता था। क्रू ने फौरन रॉबर्ट को बुला लिया। चंद ही सेकंड में वो डेक पर पहुंच गया और सबकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। और फिर एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई, टाइटैनिक का बॉयलर, वही हिस्सा जो पुरानी तस्वीरों में बार बार देखा गया था और अब हकीकत में उनके सामने था। आर्गो आगे बढ़ता गया और फिर स्क्रीन पर एक बड़ा हल दिखाई देने लगा। 73 सालों बाद बिलाखिर टाइटैनिक मिल गया था। टाइटैनिक जो 73 साल तक समुद्र की अंधेरी गहराइयों में दफन रहा, आखिरकार ढूंढ लिया गया था। अब ये सिर्फ एक राज नहीं रहा था, बल्कि एक यादगार बन चुका था। उन 1500 लोगों की यादगार जिनका ख्वाब था कि वो न्यूयॉर्क पहुंचे, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।